देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। देश की 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर से, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आखिर किन किन प्रस्तावों को मिली मंजूरी, किन नियमावलियों में संशोधन के लिए किए गए फैसले और इन निर्णयों का प्रदेश पर क्या होगा असर, जानते हैं हमारी इस खास खबर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सोमवार को आयोजित उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नगरीय विकास, कृषि और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया गया। कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न विभागों के लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें होमगार्ड स्वयं सेवकों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा, अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती, नए स्टार्टअप नीति 2026, विश्वविद्यालयों की स्थापना, नगर निकायों के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड और कई प्रशासनिक नियमावलियों में संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव होमगार्ड स्वयंसेवकों की बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने से जुड़ा रहा। सरकार ने उनके लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया। यदि इस व्यवस्था को लागू किया जाता है तो प्रदेश के हजारों होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके परिवारों को गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक राहत मिलेगी। लंबे समय से होमगार्ड संगठन इस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की मांग कर रहा था। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का प्रस्ताव भी रखा गया। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना और युवाओं को खेलों के प्रति अधिक प्रेरित करना है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या बताया है, सुनवाते हैं। परशुराम जी की जन्मस्थली होने के कारण परशुरामपुरी नाम कैबिनेट के सर्वसम्मति से पास कर दिया है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और भगवान परशुराम जी के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करते हुए प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। कुल 29 से अधिक प्रस्ताव पास हुए हैं और सभी प्रस्तावों पर मोहर लगाते हुए प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको हमने दोहराई है। प्रदेश आज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के औद्योगिक विकास में नंबर 1 पर जा रहा है। आज सभी प्रस्तावों पर मोहर लगाने का काम उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किया। सर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए लेकिन वो मंदिर नहीं गए। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, विपक्षी लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर ना बने, उसमें जितने भी रोड़े अटकाने थे इन्होंने अटकाए। चाहे सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया हो, कांग्रेस ने भगवान रामलला के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया। और सबसे बड़ी बात रही, जब समाजवादी पार्टी की सूबे में सरकार थी तो कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां भी चली, कई लोगों की जानें भी गई। उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे कि अयोध्या धाम में प्रभु रामलला का मंदिर न बने और परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। आज केवल प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से नई स्टार्टअप नीति 2026 भी कैबिनेट के एजेंडा का प्रमुख हिस्सा रही। नई नीति के तहत स्टार्टअप इकाइयों को सब्सिडी, वित्तीय सहायता, कर संबंधी रियायतें तथा अन्य प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया। सरकार का लक्ष्य युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है। बैठक में नगरीय विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी चर्चा में रहे। गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगमों के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की मंजूरी का प्रस्ताव भी रखा गया। बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई नियमावलियों में संशोधन के प्रस्ताव भी रखे गए। इनमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ यानी सरकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा की प्रथम संशोधन नियमावली तथा उत्तर प्रदेश परीक्षावी अधिकारी राजपत्रित सेवा नियमावली 2026 में संशोधन प्रमुख रहे। इसके अलावा वेतन समिति 2016 की सिफारिशों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुशंसाओं को भी मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा गया। अब सभी की निगाहें सरकार द्वारा जारी होने वाले आधिकारिक निर्णयों और उनके क्रियान्वयन की रूपरेखा पर टिकी हुई है। तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं पर आज कैबिनेट ने
चर्चा भी किया है और उन्हें पारित भी करने का काम किया। और ये बताते हुए हमें प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने का, जनता से जुड़े मामले को लगातार उन्हें समझकर और उन समस्याओं का निराकरण करने का काम कर रही है। और आज भी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने तमाम अहम विषयों पर चर्चा भी किया है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के पक्ष में उन्हें पारित भी करने का काम किया। सर, आपकी सरकार राम मंदिर मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। आज ट्रस्ट की अहम बैठक बुलाई गई है। जब आपको मालूम है ट्रस्ट की बैठक हो रही है तो ट्रस्ट अपनी बैठक में निर्णय लेगा और बैठक आप तक तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं पर आज कैबिनेट ने चर्चा भी। दूसरी खबर में बात करेंगे 116 वर्षीय बुजुर्ग महिला की, जिन्होंने अटूट आस्था और अद्भुत जज्बे का परिचय देते हुए 3550 सीढ़ियां चढ़कर भगवान के दरबार में हाजिरी लगाई। उनकी इस अनोखी श्रद्धा और दृढ़ संकल्प को देखते हुए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने उनके लिए विशेष व्यवस्था की। आखिर कौन है ये 116 वर्षीय महिला? इतनी कठिन और लंबी यात्रा उन्होंने कैसे पूरी की? वो कहते हैं ना कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो उम्र का हर बंधन छोटा पड़ जाता है। ऐसा एक कर दिखाया 116 साल की एक बुजुर्ग महिला भक्त ने, जिनका पैदल तिरुपति मंदिर जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस अनूठी भक्ति को देखते हुए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने उनके लिए खास वीआईपी दर्शन की व्यवस्था की है। बता दें 116 साल की इस बुजुर्ग महिला का नाम नवनीत थम्मा है, जो अपने परिवार के सहयोग से भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए पैदल ही तिरुमला की पहाड़ियों पर निकल पड़ी। नवनीत थम्मा ने अपनी इस उम्र में भी हार नहीं मानी और आपको बता दें कि उन्होंने शेषाचलम की पहाड़ियों से गुजरते हुए इस यात्रा को पूरा किया। 9 किलोमीटर लंबे अलीपरी पैदल मार्ग की लगभग 3550 सीढ़ियां चढ़कर भगवान के दरबार में हाजिरी लगाई। सोशल मीडिया पर जिसने भी उनकी इस हिम्मत और अटूट आस्था को देखा वो हैरान रह गया। बुजुर्ग महिला की इस भक्ति से प्रभावित होकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की है। सीएम ने लिखा कि जब बात सच्ची भक्ति की हो तो उम्र महज एक नंबर रह जाती है। नवनीत थम्मा की ये यात्रा बेहद प्रेरणादायक है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उनके परिवार की भी सराहना की, जिन्होंने उनकी इस आखिरी इच्छा को पूरा करने में साथ दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद टीटीडी के अध्यक्ष बी.आर. नायडू ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस बुजुर्ग महिला को ढूंढें और उन्हें सम्मान पूर्वक मंदिर ले जाएं। अध्यक्ष के आदेश के बाद अधिकारियों ने तेजी से काम करते हुए नवनीत थम्मा और उनके परिवार का पता लगाया। सोमवार को मंदिर के कर्मचारी खुद उन्हें आदर सत्कार के साथ मंदिर लेकर गए। दर्शन से पहले जरूरी बायोमेट्रिक जांच की प्रक्रिया में भी अधिकारियों ने उनकी मदद की और उन्हें बिना किसी परेशानी के वीआईपी ब्रेक दर्शन कराया। अब नजर देश की अगली महत्वपूर्ण खबर पर, जो अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की रक्षा इकाई अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर मिसाइल इकोसिस्टम प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। आखिर क्या है यह प्रोजेक्ट? अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड कितना कर रही निवेश? रक्षा क्षेत्र में किस तरह करेगा कार्य? बताएंगे इस खबर में। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत हो गई है। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की रक्षा इकाई अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2500 करोड़ के निवेश के साथ दक्षिण एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर मिसाइल इकोसिस्टम प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह अत्याधुनिक सुविधा भारत के निजी क्षेत्र में अपनी तरह की पहली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड क्षमता होगी, जहां एक ही छत के नीचे मिसाइल सिस्टम के एकीकरण से लेकर उसके लिए बेहद जरूरी कंपोजिट प्रोपेलेंट और ट्राइलोटेशियम जैसे बारूद व रॉकेट ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट के भूमि पूजन और लॉन्चिंग इवेंट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री व गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ साथ अडानी पोर्ट्स के एमडी करण अडानी और अडानी डिफेंस के डायरेक्टर जीत अडानी शामिल हुए। इस भारी भरकम निवेश से क्षेत्र में सीधे और परोक्ष रूप से 5000 से अधिक स्किल
स्किल्ड नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा डिफेंस सप्लाई चेन के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए व्यापार के अभूतपूर्व अवसर खुलेंगे, जिससे मध्य प्रदेश देश के सबसे प्रमुख स्ट्रेटेजिक डिफेंस हब के रूप में स्थापित हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट ऐसे समय में आया है जब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित कई स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों के सफल परीक्षण पूरे हो चुके हैं। इस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए का निवेश गुना में अडानी सीमेंट प्लांट का, 2,500 से 3,000 करोड़ का निवेश शिवपुरी में। यहाँ केवल मिसाइल का प्रोपेलेंट नहीं, लेकिन बारूद का, मिसाइल की असेंबली समस्त रूप से सबसे विश्व की आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में उत्पादित की जाएगी। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं, संपूर्ण दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निवेश निजी क्षेत्र की कोई कंपनी का है जो आज शिवपुरी में संभव हो पाए। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस साल 2020 से ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मजबूत छोटे हथियारों का इकोसिस्टम संचालित कर रहा है। ग्वालियर कॉम्प्लेक्स से पहले ही भारतीय सेना को पिस्तौल, लाइट मशीन गन, कार्बाइन और असॉल्ट राइफल जैसे अत्याधुनिक हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। अब शिवपुरी में स्थापित हो रही ये नई मिसाइल फैसिलिटी न केवल भारत की तीनों सेनाओं की मारक क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि दुनिया के भरोसेमंद मित्र देशों को सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों की आपूर्ति कर भारत को एक प्रमुख एक्सपोर्टर के तौर पर भी स्थापित करेगी। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां चर्चा होगी कार्बन क्रेडिट के नए फार्मूले की। यह पहल न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का भी नया रास्ता खोल सकती है। आखिर क्या है ये नई पहल, किसानों को इससे कितना होगा फायदा और इस योजना का क्या है उद्देश्य, चलते जानते हैं कि क्या है इस खबर में। उत्तराखंड में रिवर बेसिन पर किसानों को कार्बन क्रेडिट कमाने का मौका मिलने जा रहा है। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है अभी अध्ययन के स्तर पर ही पहुंचा है, लेकिन भारत सरकार की संस्था की तरफ से अध्ययन होने के बाद कार्बन क्रेडिट के फार्मूले पर यह काम शुरू किया जा सकेगा। नदी बेसिन के पुनर्जीवन और किसानों की आय बढ़ाने के उत्तराखंड में एक नई पहल शुरू होने जा रही है। राज्य में पहली बार ऐसा मॉडल तैयार किया जा रहा है जिसके तहत नदी बेसिन क्षेत्रों में हरित गतिविधियों से जुड़े किसानों और ग्रामीणों को कार्बन क्रेडिट के जरिए अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा। यदि ये योजना सफल रहती है तो उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में इस तरह का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। फिलहाल ये पहल अध्ययन और तकनीकी व्यवहार्यता के चरण में है। अध्ययन पूरा होने के बाद यह तय होगा कि किन गतिविधियों के माध्यम से कार्बन क्रेडिट तैयार किए जा सकते हैं और किसानों को इसका आर्थिक लाभ किस तरह से मिलेगा। इस पूरी कवायद का उद्देश्य केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि किसानों के लिए आय का एक नया और अस्थायी स्रोत तैयार करना भी है। राज्य सरकार की एजेंसी स्प्रिंग एंड रिवर रिविजुलेशन अथॉरिटी इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही है। इसके तहत नदी क्षेत्रों में कार्बन क्रेडिट आधारित मॉडल विकसित किया जाएगा। इससे पहले सोन नदी बेसिन जो देहरादून और टिहरी गढ़वाल जिले से जुड़ा है, इसको परियोजना के लिए चुना गया है। योजना का मूल उद्देश्य नदी बेसिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हरित आवरण विकसित करना, जल स्रोतों का संरक्षण करना और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना जिनसे वातावरण में कार्बन का अवशोषण बढ़े। HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है?
वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको